हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ में। और आप देख रहे हैं मेडिको मुशर्रफ चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो माई सेल्फ एम डी मुशर्रफ और आप देख रहे हैं मेडिको मुशर्रफ चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर का परिचय भाग और उसके बाद संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। सीखेंगे कि ये अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण क्या होती है। आज इस क्लास के चैप्टर का पहला लेक्चर है। क्लास 10 के साइंस चैप्टर का पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम लोग पूरा बेसिक से लेकर के सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। आज का टॉपिक है परिचय, इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद एक टॉपिक को कवर करेंगे जिस टॉपिक का नाम है संयोजन अभिक्रिया। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस वीडियो में पहली बार आए हैं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण क्या होता है। ये क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 है जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। यह लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों। इस लेक्चर में सबसे पहले जानने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। सबसे पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले घटक के बारे में जानेंगे कि अभिक्रिया कौन करता है और क्या होता है अभिक्रिया। सबसे पहले जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों अभिक्रिया में सबसे पहले अभिकारक जो भाग लेता है इसमें नए गुण आ जाते हैं रिएक्शन के बाद तो उत्पाद बनता है। जैसे कि इसमें बंध पुराने बंध होते हैं तो यहाँ पर नए बंध बन जाते हैं या पुराने बंध टूट जाते हैं। यह परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? पहले की तुलना में ये जो बाद में बनता है वो पूरा पहले वाले गुण से एकदम दूसरा वाला जो बनता है बाद में वो बिल्कुल अलग होता है, अलग गुण के, अलग नेचर के हो जाते हैं। इसलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग किसी कागज को जलाते हैं तो कागज से वो राख बन जाता है। जिस प्रकार मानकर चलिए किसी कागज को हम लोग जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कागज राख बन जाता है तो एक नया पदार्थ बन गया, तो उस पे हम रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। तो यह परिभाषा है, रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्या? नया गुण नया पदार्थ। पुराने पदार्थ पहले रहा फिर उसके बाद जो नया पदार्थ बन जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसमें रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए परिवर्तन होता है, उसके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। कभी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं जो पहले की तुलना में बाद में बहुत न्यू आ जाते हैं, न्यू गुण आ जाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ इस स्लाइड में, इस पेज में अगर कहीं भी थोड़ी सी डाउट आ रही हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो का जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये क्लास जो देख रहे हैं, इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में इसी नाम से है, मेडिको मुशर्रफ नाम से जो नाम चैनल का है उसी नाम से है टेलीग्राम में। यहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक मैं पिन कमेंट कर दूंगा। कमेंट में
दे दूंगा इसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ जाके क्लिक करके चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि वहाँ पर ये PDF भी मिल जाएगा, आप लोगों को रिवीजन के लिए आसानी हो जाएगा। और वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी भेजूंगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत आसानी होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो इससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। अभी तक यहाँ पर आप लोगों को कहीं भी अगर कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ पर डाउट आया है। आशा करता हूँ कि ये स्लाइड आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं कि अभिक्रिया के घटक कौन से हैं। जैसे मैं बताया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो उसके बाद नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं, और जो 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 अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहते हैं। यह सभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, अभिकारक की परिभाषा देख लीजिए। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया करने वाले हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यहाँ केमिकल चेंज हुआ, मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो नया पदार्थ बन गया यानी कि उत्पाद बन गया। यहाँ क्या लिखा है कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ये सभी आप लोग याद रखिएगा, अच्छा से कंसेप्ट को क्लियर करते जाइएगा। और यह क्या बताया है कि अभिकारक व उत्पाद के बीच योग का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक व उत्पाद के बीच योग का चिन्ह लगाया जाता है, जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है कि A+B, इसको योग का चिन्ह। ये दोनों पदार्थ रिएक्शन करेगा तो नया पदार्थ C बनता है। इसके बारे में और आगे बताया जाएगा। यहाँ जितना आप लोगों को बताया हूँ अभिकारक और उत्पाद के बारे में, ये आप लोग समझे कि नहीं ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी डाउट आते रहे तो उसका भी प्रश्न करते जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या होता है। और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अभिकारक वो चीज़ होती है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है उसका क्या प्रमाण है, एविडेंस ऑफ चेंज, क्या प्रमाण है परिवर्तन के। आखिर अभिक्रिया के बाद परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है, तो कुछ परिवर्तन के साथ बनता है, तो उसको बदलाव को कैसे हम लोग देखेंगे, क्या क्या उसके एविडेंस हैं। तो निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या रासायनिक अभिक्रिया, हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, द्रव अवस्था आ जाते हैं, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, और नए गुण वाले पदार्थ आ जाते हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, जब कोई पदार्थ रिएक्शन करके नया रंग में आ जाते हैं, उसमें रंग में परिवर्तन हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। गैस का उत्सर्जन, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, गर्मी का उत्सर्जन होता है। तापमान में परिवर्तन, कभी तापमान बढ़ता है, कभी तापमान घटता है, तो तापमान में भी परिवर्तन होते हैं, जिसके ये एविडेंस है कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुए हैं। यही सब परिवर्तन के प्रमाण हैं। यही सब एग्जाम में लिखने के आते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप लोग ये सब अच्छा से देखिए और ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप कैसे बता पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस प्रकार लिख दीजिएगा कि निम्न परीक्षण की सहायता से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी आसानी से ये सभी समझ में आए। आगे चलते हैं। आगे है समीकरण। जिस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर का नाम है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो जान लिए दोस्तों।
कि अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नया पदार्थ बनता है उसे, एक पदार्थ से नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समीकरण के बारे में जानते हैं। अब हाउ टू राइट इक्वेशंस, कि समीकरण कैसे लिखते हैं। जिस प्रकार यहाँ शब्द समीकरण के बारे में लिखा गया है, वर्ड इक्वेशन के बारे में लिखा गया है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो इसके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ ये सब देख रहे हैं कि वर्ड में लिखा हुआ है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह सब बार बार लिखने में हम लोगों को कठिनाई होगी, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा और कठिन होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को एक कंसाइज एवं इफेक्टिव में संक्षिप्त और प्रभावी वे में लिखना आसानी और अच्छा होता है। तो यह रासायनिक समीकरण के बारे में, अब केमिकल इक्वेशंस के बारे में अब थोड़ा कंसाइज वे में और संक्षिप्त में लिखना चाहेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का O2 से यहाँ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखना वैज्ञानिक मानक है, मतलब ये जिस प्रकार का लिखा गया है वैज्ञानिक यह स्टैंडर्ड मानते हैं कि इसी प्रकार सूत्र की सहायता से ही कोई रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, ना कि इस प्रकार। ये इस प्रकार बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए वैज्ञानिक इसी को मानते हैं, इसी को मानक मानते हैं, इसी को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो आगे चलते हैं और समझते हैं और रासायनिक समीकरण होती क्या है। कि रासायनिक समीकरण के बारे में तो जान लिए हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, देखिए यहाँ मैग्नीशियम के एक अणु, यहाँ मैग्नीशियम के एक परमाणु, या मैग्नीशियम के एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक अणु बनाता है। यहाँ पर मतलब समझे, यहाँ एक मैग्नीशियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ भी मैग्नीशियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 1। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इधर मैग्नीशियम 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, 1 है। तो इसके कारण ये असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाता है, ये बैलेंस नहीं है। जिस प्रकार 9th क्लास में हम लोग ने जाना और पढ़े होंगे कि रासायनिक या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उससे पहले और न ही बाद में उसके द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया, वो रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। जैसे यहाँ पर एक परमाणु, इसमें 2 परमाणु, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 1 परमाणु है, ये और ये ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु में गड़बड़ हो गया, यहाँ बराबर नहीं है ऑक्सीजन के परमाणु, इसीलिए अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, इसीलिए इसे कंकाली या असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसको हमें संतुलित करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और संतुलित ही करना होगा हम लोगों को। यह समीकरण, यह असंतुलित समीकरण है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान नहीं है। यहाँ वही बात बोला जो अभी मैं आसान शब्दों में बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान नहीं है, इसीलिए यह असंतुलित या कंकाली समीकरण है। तो अब इसको संतुलन करने के लिए सीखते हैं कि किस प्रकार संतुलन करेंगे, दोनों तरफ बराबर कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके अनुसार क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती है संसार में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ना ही नया द्रव्यमान बढ़ता है, और ना ही विनाश होता है, और न ही द्रव्यमान घटता है। इसीलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसलिए हमें चाहिए कि सभी जितने भी कंकाली समीकरण है या असंतुलित समीकरण है उसको संतुलित किया जाए दोनों तरफ, यानी कि अभिकारक और उत्पाद को यहाँ एकदम बराबर कर दिया जाए वजन में, द्रव्यमान में। तो आइए सीखते हैं कि अभिकारक को यानी अभिकारक और उत्पाद को बराबर कैसे करते हैं, समीकरण को बराबर कैसे करते हैं, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आइए समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। आशा करता हूं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे जितना भी मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं कि समीकरण संतुलित करना, बैलेंसिंग द इक्वेशन। क्या आ गया? बैलेंसिंग द इक्वेशन। यह समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले जिस परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है उसे बराबर करते हैं। अब इसमें भी एक नियम है कि आप देख लें कि यह रिएक्शन दे दिया है। पहले आप रिएक्शन को देखेंगे कि यहाँ आयरन दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, और आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सबसे पहले देखिए कि आयरन अभिकारक की तरफ कितना है, और जब उत्पाद बनता है तो आयरन कितना है, आयरन कितना है, और ऑक्सीजन अभिकारक की ओर कितना है और उत्पाद की ओर कितना है। यहाँ पर आयरन यानी Fe यानी लोहा अभिकारक की ओर एक परमाणु है, जबकि उत्पाद की ओर 3 परमाणु है। हाइड्रोजन 2 परमाणु है, उत्पाद की ओर भी 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 परमाणु है और इधर 4 परमाणु है। और जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर नियम में देखें कि जिस परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है उसको सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ऑक्सीजन है, कहाँ पर? उत्पाद की ओर। मैक्सिमम एटम हेयर, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फेरम है। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से। तो हम लोग ऑक्सीजन सबसे कम कहाँ पर है? H2O में इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लगा दिए, क्या? 4H2O। तो यहाँ 1 परमाणु बराबर हो गया, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन हो गया। अब उसके बाद फिर फेरम का देखते हैं, लोहा का देखते हैं। यहाँ 3 परमाणु, यहाँ 3 परमाणु, 2 परमाणु अब बराबर हो गया। आयरन भी 3 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 2 परमाणु और इससे 4 और जुड़ गया, तो ये गुना हो जाता है। 4 दूनी 8, यहाँ भी लगा दिए 4, तो 4 दूनी 8। अब ये सब बराबर हो गया। देखिए कैसे, यहाँ फेरम 3, यहाँ फेरम 3, यहाँ फेरम 3 हुआ। हाइड्रोजन 8, 4 दूनी 8, यहाँ भी 8, और ऑक्सीजन यहाँ 4 लगाने के बाद दोनों ओर 4 हो गया। इसीलिए ये समीकरण संतुलित है। कौन सा समीकरण संतुलित है दोस्त? ये समीकरण संतुलित समीकरण है। आप लोग सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं सीखे हैं तो कमेंट कीजिए ताकि मैं समझा सकूँ, या अच्छा से और समझना चाहते तो एक बार फिर से देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। आराम से समझिए, हड़बड़ नहीं। यहाँ पर यह संतुलित समीकरण हो गया। यह सब असंतुलित या कंकाली समीकरण है। मैं बता दिया किस प्रकार संतुलित करना है। इस संतुलन करने के नियम को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलन करना कहते हैं। संतुलित करना सीखे। यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या सीखे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण क्या होता है, और संतुलित समीकरण क्या होता है, और समीकरण को संतुलन करना यहाँ तक सीख चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी यहाँ तक ये सभी समझ में आ गया होगा।
आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जैसे जाने कि रासायनिक अभिक्रिया एक पदार्थ से नया पदार्थ जो बनता है, अभिकारक से नया उत्पाद जो बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अब रासायनिक अभिक्रिया के भी कई प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तो उसमें सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया आता है, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और 7वां नंबर में उपचयन अपचयन यानी रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग इसको सब एक एक करके पढ़ते जाएंगे, सभी रिएक्शन को अच्छा से देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझते हुए जाएंगे कि कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, कौन सा वियोजन अभिक्रिया है, कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, किसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, इत्यादि। है सभी हम लोग एक एक करके अच्छा से देखते जाएंगे इस पूरे चैप्टर में। आज हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। क्या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। आशा करता हूँ यहाँ तक जितने भी बताए होंगे आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसे लग रहा है वीडियो, और लाइक करना नहीं भूलना है। तो संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहली बात कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, क्या एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या संयोजन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे A+B से A और B कोई अलग अलग अभिकारक है, A और B कोई अलग अलग अभिकारक है। अभिकारक का मतलब तो समझ गए होंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या A और B मानकर चलो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। क्या अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहे हैं दोस्त, A और B, A और B अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया A और B, और इससे एक नया पदार्थ C बन गया। इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंगल पदार्थ बना, क्या बना, सिंगल पदार्थ। और कितने पदार्थों के मेल से बना, दो पदार्थों के मेल से बना। क्या दो पदार्थ यहाँ पर जुड़ा है, क्या हुआ दोस्त, जुड़ा है, A+B से बना C, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जुड़ने वाले अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे इसके बारे में और जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण कैसे हैं, इसको किस प्रकार और समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं सफेदी का निर्माण, एग्जाम्पल मेकिंग वाइट वॉश, कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा कि एग्जाम में ये सब सूत्र आते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। यह सभी आप लोगों को याद रखते हुए जाना है, और आप लोगों से अगर हो सके तो ज़रूर ये सब नोट करते हुए जाएंगे, अच्छा से यही सब नोट करते हुए जाएंगे। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है, यही सभी सिलेबस में है, और बहुत सुंदर तरीक़ा से बता रहा हूँ, आप लोग अच्छा से समझेंगे और माइंड में सेट करते हुए जाइएगा कि यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो यहाँ S लिखा हुआ, इसका मतलब सॉलिड यानी कि ठोस। इसको जल, लिक्विड, जल क्या होता है, लिक्विड होता है, उसमें भिगोते हैं, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये चूना है, क्या बिना बुझा हुआ चूना, जो हम लोग घर में सफ़ेदी में यूज किया जाता है चूना का, उसको जल में जब हम लोग घोलते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है, एक नया पदार्थ क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये जलीय होता है, क्योंकि ये जल में घुला हुआ है, इसलिए एक यू लिखा हुआ एक्वस है। और उसके बाद जो ये ऊपर दिख रहा है ऊष्मा यानी कि हीट निकलती है। क्या यहाँ पर हीट निकलती है। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ दो पदार्थ मिल रहा है। क्या, या बिना बुझा हुआ चूना और जल
मिल करके एक नया पदार्थ बुझा हुआ चूना का निर्माण करती है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यहाँ पर इस अभिक्रिया में ठोस कैल्शियम ऑक्साइड और जल के अणु मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसीलिए यह संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण हुआ। आप लोग ये सभी रिएक्शन को भी याद करते हुए जाएंगे, देखते हुए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताए, उसके एग्जाम्पल बताए, तो यही सब लिखना है, यही सब लिखना है। सफेदी का निर्माण हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। आगे के स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें है दीवारों पर चमक कैसे आती है। जो हम लोगों ने चूना को दीवारों पर लगाया, जैसे चूना को लगाने के बाद बहुत चमक आती है, अच्छा शाइन करते हैं, तो कैसे आती है। यहाँ बताया कि सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद क्या जो दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना को सफेदी करते हैं, ब्रश करते हैं, रंग करते हैं दीवारों पर, तो 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वायु में उपस्थित, जो वायुमंडल में उपस्थित है, CO2 के साथ रिएक्शन करती है। क्या CO2 के साथ क्रिया करता है। इसका भी यहाँ पर रिएक्शन दे दिया है। अब बुझा हुआ चूना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। और इसके बाद दीवारों पर एक कठोर परत बनती है। वही कठोर परत क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। और जो जल बनती है वाष्प बन के उड़ जाती है, और जो ये इस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है वो चमक देती है। क्या इससे दीवारों पर एक कठोर परत बनती है और चमक आती है। किससे कठोर परत बनती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 गैस से रिएक्शन करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है, तो ये चमक देती है कठोर परत का। संगमरमर जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको संगमरमर भी कहते हैं। मार्बल जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, काहे संगमरमर, मार्बल, चाहे चौक जो ब्लैक बोर्ड में यूज होता है, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट, सब का सूत्र एक ही होता है, CaCO3। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अभी जितना हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम क्या है, और संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में अभी एक नज़र फिर से रिवीजन के रूप में कर लेते हैं और इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। और आप लोग ये नहीं भूलिएगा कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एकदम नहीं भूलना। और यही नोट पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक है मैं कमेंट में दे दूंगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग वहां ज्वाइन होना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये PDF वहां मिल जाएगा, वहां प्रश्न भी मिलेगा। फिर इस चैप्टर के बाद भी इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ, फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न भी कराए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कि जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाए, यहाँ संतुलित समीकरण दिया गया है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर आयरन को जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैल्शियम को जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके बाद ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी अगर डाउट रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कैसे ये वीडियो लगा ये भी बताइएगा, और क्या हमें परिवर्तन करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए,
किस प्रकार और मैं समझा पाऊँ उसके भी बारे में बताइएगा। आप लोगों से यही आशा है कि समझ गए होंगे और यहाँ पर मैं इसका QR कोड भी दे दिया हूँ जो स्कैन करके टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।